हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। आज बच्चों इसका एक नया सेशन है जिसमें हम फाइनली बात करेंगे कि फूड जो है मेजरली हमारे इंटेस्टाइन में कैसे अब्जॉर्ब होता है, उसके बाद कैसे इसका एसिमिलेशन होता है एंड फाइनली इजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और एक पेन और कॉपी ज़रूर साथ रखेंगे। चलिए, तो बच्चों मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एजुकेटर, अ सोशल वर्कर, अ कोविड वॉरियर एंड मैनी मोर। तो फिलहाल बच्चों ये बता दें, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अगर आपने नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है आपको। साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक है ताकि आप इजीली मेरे से कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स एंड अपडेट्स एवरीथिंग यू विल गेट आने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने मेजरली पढ़ा था बकल कैविटी और स्टमक में, जहाँ की मेजर कोई एब्जॉर्प्शन हमने नहीं देखा। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में कोई ड्रग्स का या अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हमने मेनली पढ़ा। बट जो फूड का मेजर एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो हम शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फर्स्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और यही एक मेजर एरिया है जहाँ पे सारा फूड एब्जॉर्ब होता है। यहीं पर रोल आएगा हमारे विलाई का और माइक्रोविलाई का, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाती है और एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। तो बच्चों, आयरन और कैल्शियम जो हमारे बॉडी में आते हैं वो डिओडेनम में एब्जॉर्ब होते हैं। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ? डिओडेनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जहाँ हो रही है वो है जेजुनम। अब ये हो गई एक पॉइंट नोट करने वाली बात कि अगर क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो आपको पिन पॉइंट करना है जेजुनम को। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई पार्ट पूछा स्मॉल इंटेस्टाइन का तो यू हैव टू आंसर जेजुनम, राइट। चलिए, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। फाइनली उसके साथ बाइल सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है, डिओडेनम में क्या हो रहा है हमारा? कैल्शियम आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है। जेजुनम में हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट में, और विटामिन B12 और बाइल का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। Millions of microscopic folds and finger-like projection are present in lumen of gut, जिसको हम विलाई कहते हैं। और इन विलाई पे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनको माइक्रोविलाई बुलाया जाता है। क्लियर है? इनका क्या फंक्शनिंग है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और सरफेस एरिया बढ़ने से बेटर एब्जॉर्प्शन होती है, राइट। मोर एब्जॉर्प्शन अकर्स। क्लियर है? तो ये सीधा सा फंडा है इसका। क्यों इतने ब्रश बॉर्डर, क्यों इतने फोल्ड्स बने हुए हैं? एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करने के लिए। अभी विटामिन B12 का कैसे आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे स्टमक प्रोड्यूस करता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। इनसे मिलने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और किस तरह ये एब्जॉर्ब होता है? पिनोसाइटोसिस के थ्रू। सेल ड्रिंकिंग इनको आम भाषा में कहा जाता है। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी हम जानते हैं। हमने कई बार पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है व्हाट इज पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे हम। तो इस मेथड से हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे? इलियम में। याद रखिएगा कौन सा पार्ट है? इलियम में, राइट। इलियम में एब्जॉर्ब होने के बाद ये लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली जितना भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 है आपका, वो कहाँ जाके आपके स्टोर हो रहा है? आपके लिवर में। बी क्लियर अबाउट इट, राइट। चलिए, तो अभी कोई पूछेगा कि विटामिन B12 कहाँ पे स्टोर मिलता है, तो हमें लिवर आंसर बताना है। क्लियर है? अभी ये कुछ चीज़ें जो हमने बात की जहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ। अब मेजर चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत छोटे पार्ट में टूट चुका है, यानी कि मोनोमर के फॉर्म में आ चुका है। और अब इनका होगा एब्जॉर्प्शन। कैसे होगा एब्जॉर्प्शन? मोनोसेक्राइड जो हैं सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? कैपिलरी ब्लड। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो हमारा माइक्रोविलाई है वो बहुत सारे कैपिलरीज से घिरा हुआ होता है।
बहुत रिच सप्लाई ऑफ कैपिलरीज उसके पास होती हैं। तो ये जो मोनोसेक्राइड है बहुत ही आराम से कैपिलरी ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसके थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, पोर्टल वेन के पास पहुँचते हैं। किसके पास, पोर्टल वेन के पास। शुगर का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिओडेनम में होता है और जेजुनम के कुछ पार्ट में होता है, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम शुगर का एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। कैसा एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये सोडियम के साथ एक आपका क्या कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑर्गन होता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है सोडियम, जिसकी वजह से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में मदद हो पाती है। ठीक है, तो सोडियम कैसे करता है, एक्टिव सिम्पोर्ट बनाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूकोज का जो लेवल है ल्यूमन में बढ़ा हुआ है, तो बड़े होने के कारण से उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण ही ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टमक है, स्टमक से कार्बोहाइड्रेट फर्दर जाता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज तोड़ता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइसेक्राइड बनाएगा, डाइसेक्राइड फिर टूटते हैं आपके इंटेस्टाइनल जूस की वजह से और फाइनली सिंपल शुगर्स बनते हैं। एंटेरोसाइट की मदद से ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से सीधा कहाँ, लिवर में जाके स्टोर होने लगते हैं। तो बी वेरी सिंपल अबाउट इट, ये भी लिवर में बहुत अमाउंट ऑफ शुगर जा रहा है। अब बात करेंगे अमीनो एसिड के बारे में, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड। अब इन अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो अमीनो एसिड में दो तरह के अमीनो एसिड है आइसोमेरिज्म के हिसाब से, एल टाइप एंड डी टाइप। ठीक है, लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जो एल टाइप के अमीनो एसिड हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इजिली एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ठीक है, ये नेचुरल है एंड आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी एटीपी का यूज़ करके एब्जॉर्ब होते हैं और ये एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। लेकिन जो डी टाइप अमीनो एसिड है, जो डेक्सट्रोज टाइप ऑफ है, वो बहुत ही ईजिली पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पे कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड आपके एंटेरोसाइट में घुसते हैं, ठीक है, एंटेरोसाइट, वहाँ पे ये अमीनो एसिड डाइपेप्टाइडेजेस और ट्राइपेप्टाइडेजेस से हाइड्रोलाइज होंगे और पोर्टल वेन में आपके एंटर कर जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सम अमाउंट ऑफ डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो एंटेरोसाइट में एंटर करते हैं, ठीक है, दे आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमीनो एसिड बाय डाइपेप्टाइडेजेस एंड ट्राइपेप्टाइडेजेस टू गेट एब्जॉर्ब बाय पोर्टल वेन्स। तो अगेन देखिए, कुछ अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड भी आपके लिवर की तरफ ही जा रहे हैं, बाकी सारे आपके अलग एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड पोर्टल वेन की तरफ से आपके लिवर में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, अमीनो एसिड है, मेजरली अमीनो एसिड कहाँ जा रहा है आपका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल में जा रहा है। जो ड्राई और ट्राइपेप्टाइड है वो फर्दर टूट रहे हैं और फिर ब्लड वेसल में जा रहे हैं। इसमें सोडियम पंप भी आपका हेल्प कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हेल्प कर रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है और इसी तरह ब्लड वेसल में ये फाइनली पहुंच जा रहे हैं। तो कुछ अमीनो एसिड एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह का इसमें एब्जॉर्प्शन है। फाइनली फैट, फैट तो पता है जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ये मैक्रोमोलिक्यूल ही इसलिए कहलाता है या बायोमोलिक्यूल ही इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट है भले ही कम है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं हो पाता है वाटर में, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी इतना ईजी नहीं है। इसलिए बाइल जूस जो है इस पर एक्ट करके पहले इसको माइसिलीज बनाता है और उस माइसिलीज से काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं और फाइनली तब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है जब प्रोटीन से वो मिक्स होके एब्जॉर्बेबल स्टेट में आता है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे, फैट किससे बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना है जो कि इनसॉल्युबल है ब्लड में, लेकिन इसको होना है एब्जॉर्ब तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड, दो मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड में टूटता है, किसके थ्रू, पैंक्रियाटिक लाइपेज को। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में पैंक्रियास के थ्रू जो पहुंचता है वो इन ट्राइग्लिसराइड्स को एक मोनोग्लिसराइड और दो फैटी एसिड के फॉर्म में तोड़ता है। लेकिन अब इनका काम नहीं है, ये वापस से ट्राइग्लिसराइड बनते। कैसे,
ये जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये जो बाइल सॉल्ट आता है आपके कहाँ से, आपके लिवर से, ये बाइल सॉल्ट मोनोग्लाइसराइड से मिक्स होता है और फैटी एसिड फिर से इनको मिक्स करते हैं और फाइनली ये बन जाता है माइसील। ठीक है, माइसिली। तो माइसिली जो होता है बेसिकली वापस से इन मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड को जोड़ देता है अपने साथ बाइल सॉल्ट मिक्स करके और फाइनली एक कॉम्प्लेक्स छोटा छोटा बनता है ग्लोब्यूल टाइप का, जिसको माइसील कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और फाइनली एंटेरोसाइट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये जो माइसिली बने हुए हैं अब ये इजीली वाटर सॉल्युबल हैं, तो ये इजीली एंटेरोसाइट में एंटर कर जाएंगे। मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड आर रीसिंथेसाइज्ड विद इन एंटेरोसाइट टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। तो जब एंटेरोसाइट के अंदर ये जाते हैं तो वापस से अपना ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल बना लेते हैं अलॉन्ग विद बाइल सॉल्ट्स। ओके, बाइल के सिक्रेशन के साथ ये अपना ट्राइग्लिसराइड फिर से बनाते हैं। यहाँ पे ये थोड़े से प्रोटीन मॉलिक्यूल से कंबाइन करते हैं और एक डिफरेंट तरह का कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं इसको, काइलोमाइक्रोन। जब ये प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे इस ट्राइग्लिसराइड से मिक्स होता है तो जो काइलोमाइक्रोन है अब बहुत इजीली ये एंटर कर जाएगा हमारे किसके थ्रू, हमारे लिम्फ वेसल के थ्रू और यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो डाइटरी फैट के साथ आ जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन से ही आ जाते हैं। तो बेसिकली जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो तो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन जो फैट सॉल्युबल होंगे जब इन फैट का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तभी वो भी इनके साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली फैट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाता है, इतना ईजी नहीं है। पहले वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म से टूटता है, फिर से आपके बाइल के साथ मिक्स होके और फिर एंटेरोसाइड में घुसता है माइसिली बनके। माइसिली बनने के बाद फिर से ये ट्राइग्लिसराइड बनता है एंटेरोसाइड के अंदर और वहाँ पे मिलता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, और काइलोमाइक्रोन्स बनाता है और काइलोमाइक्रोन्स फाइनली हमारे लिम्फेटिक वेसल के थ्रू एब्जॉर्प्शन उनका पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे फैट का। इसी के साथ साथ फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का भी हमने एब्जॉर्प्शन देखा है। तो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड पहले इमल्सिफाई होते हैं बाइल के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ माइसिली। माइसिली बनने के बाद ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए एंटेरोसाइड में एंटर कर पाते हैं, लेकिन एंटेरोसाइड में एंटर करने के बाद भी ये वापस से ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं और यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड फिर से प्रोटीन से कंबाइन करता है और काइलोमाइक्रोन बनाता है, जो कि अब इजीली एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल। ओके, चलिए अभी एब्जॉर्प्शन इन कोलन। अभी हमने बात किया स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब कोलन में क्या हो रहा है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है कोलन। कोलन में क्या है, मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि जो बचा हुआ खाना जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, जो कि अब वेस्ट है हमारे लिए बेसिकली, वो हमारे कोलन में पहुंच जाता है। तो कोलन सबसे पहले क्या करता है, उसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब करता है कि भाई हमारी बॉडी को हमेशा पानी की ज़रूरत होती है, पानी पहले इसमें से निकाल लो। ठीक है, हॉस्ट्रा जो होता है, हॉस्ट्रा क्या होता है, उसमें जो सैक लाइक आप कभी देखे होंगे, जब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन बना हुआ दिखाया जाता है, एक सेकंड, वन सेक, हाँ, जब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बना दिखाया जाता है तो कुछ इस शेप का रहता है, राइट। ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, तो कुछ इस शेप का, और यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक, तो ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये बल्जिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं हॉस्ट्रा, जिसकी वजह से इसके एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है और एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है और इजीली एब्जॉर्ब चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये रहा इसका हॉस्ट्रा, ये वाला पार्ट, ये जितने भी आपके बल्जेस बने हुए हैं ये सारे हॉस्ट्रा का ही स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से चीज़ें इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मेनली क्या है, हमारे कोलन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन हो गया भैया, चलो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब इस खाने का करेंगे क्या, ये ब्लड वेसल खाना क्या करेगा, इस ब्लड वेसल का काम होगा, जो ये खाना एब्जॉर्ब हुआ है हर
एक सेल तक पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि सेल इस खाने का यूटिलाइजेशन करके हमारे पूरे बॉडी का प्रोसेस ऑन रखेगा, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, राइट। इस खाने के यूटिलाइजेशन से ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तभी हमारा बॉडी कोई भी काम करने में सक्षम हो पाएगा। तो एसिमिलेशन बेसिकली क्या है? इस जो फूड का एब्जॉर्प्शन है उसका यूटिलाइजेशन इज नोन एज एसिमिलेशन। सिंपल, ठीक है। Absorbed substance finally reaches the tissue which utilize them for their activity and this is known as assimilation, as simple as that. आप अपनी भाषा में, सरल भाषा में याद कर सकते हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैपिलरी में गया और कैपिलरी से आपके हर सेल तक पहुंचा, टिश्यू तक पहुंचा। टिश्यू में बहुत सारे सेल हैं, हर सेल अपना अपना फंक्शन कर रहा है, अपने अपने ऑर्गन्स के हिसाब से अपनी अपनी फंक्शनैलिटी को वो बताता है, उस हिसाब से करता है, ठीक है। तो जो जिस सेल का काम है वो अपने काम में उतना ज़्यादा आपके कहेंगे सफल रह पाता है। क्यों? क्योंकि खाना उन तक पहुंच पा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। अब फाइनली आएगा हमारा ईजेशन। ईजेशन क्या होता है? अरे भाई, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो पहुंचा था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उस वेस्ट का क्या करेंगे? थोड़ी ना जिंदगी भर उस वेस्ट को वहाँ इकट्ठा करते रहेंगे, अरे भरो 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 भरो, इन्फेक्शन हो जाएगा ना। तो ये जो वेस्ट होगा अब उसको फीसेस के फॉर्म में हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ एनस, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो फीसेस का जो आपका एलिमिनेशन होता है थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, उसको ईजेशन या डीफिकेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग द अर्ज ऑफ डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। अभी क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूरल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हमने सुना, यहाँ न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, ध्यान से सुनिए कैसे। जो वेस्ट होगा वो रेक्टम तक पहुंचता है और वहाँ पे पानी कोलन में पूरा एब्जॉर्ब होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होता है आपका फीसिस जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फॉर्म का हो जाता है और रेक्टम में जब वो पहुंचता है तो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। फिर आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई अब बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है, तो वो रिफ्लेक्स करता है आपके बॉडी को और फिर फाइनली यू फील लाइक यू डिज़ायर टू रिमूव दैट वेस्टेज और योर वेस्ट मटेरियल फीसेस थ्रू योर एनस। तब आपको लगता है कि आपको प्रेशर बन रहा है, यू हैव टू थ्रो आउट योर, तब आपको वॉशरूम जाने की जल्दी होती है। Ejection of feces to the outside through anal opening is voluntary and is carried out by peristaltic movement। अभी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो ये फीसेस है वो आप वॉलेंट्री थ्रू आउट करते हो, ठीक है। तो हमारे फीसेस के एक्सक्रीशन में भी दो तरह के स्पिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री होता है, आप अपनी मर्जी से ओपन और क्लोज करते हो तभी आप अपना फीसेस इजेक्ट आउट कर सकते हो, राइट। लेकिन जो इंटरनल स्पिंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। वो जैसे ही आपके में प्रेशर बढ़ता है दैट ओपन्स अप और एक्सटर्नल स्पिंक्टर तक आपका फीसेस आके अटक जाता है, जो कि आपको वॉलेंट्री एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। और ये जो मूवमेंट हो रहा है बाय थ्रोइंग आउट ऑफ फीसेस, ये इसमें भी आपका मैकेनिकल मूवमेंट दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड। देख रहे हो एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स में ये पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। पेरिस्टाल्सिस ग्रेजुअली पुशेस द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द कोलन। तो पहले पेरिस्टाल्सिस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन तक पहुंचता है आपका इनडाइजेस्टिबल मटेरियल। नॉर्मली क्या होता है, 1500 ml काइम पासेस आउट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन पर डे। लगभग 1500 ml काइम जो होता है, ठीक है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में डेली आता है, जिसमें बेसिकली वेस्ट और वाटर प्रेजेंट होता है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं काइम से, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ कोलन ऑल्सो एक्सक्रीट सर्टेन सॉल्ट सच एज आयरन एंड कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। अब जो हमारा एपिथेलियल सेल है कोलन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके जो सेल्स हैं उनमें ब्लड लाके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाल रही है, कुछ सॉल्ट्स डाल रही है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जो कि एक्स्ट्रा है, जिनको वेस्ट सिक्रीट आउट करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, सॉरी, ठीक है। तो वो भी आपके इस रफेज में, इस फीसेस में जाके मिक्स हो जाता है ताकि वो इजीली शरीर से बाहर फेंका जा सके। फीसेस रीच द एनस, द एनल स्फिंक्टर रिलैक्स टू अलाउ द डिस्चार्ज।
एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है, जिसको आप अपनी मर्जी से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। इन्फेंट्स में, लेकिन बच्चों में क्या होता है, ये जो स्फिंक्टर होते हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल उन पर नहीं होता है। जैसे उनको रिफ्लेक्स होती है, दे डू देयर डिफिकेशन, ठीक है, उन्हें पॉटी हो जाती है, इसलिए उन्हें हगीज हमेशा लगा के रखा रहता है कि भैया वो लोग अभी सिग्नल करने की अवस्था नहीं होता, अभी वो बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनमें अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो इतना बता सकें कि भाई उन्हें पॉटी आ रही है, पॉटी जाना। धीरे धीरे वो अडाप्ट करते हैं इस सिचुएशन को, तो उनमें रिफ्लेक्स एक्शन से वो डिफिकेट कर देते हैं। कलर ऑफ फीसेस जनरली येलो होता है, क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरकोबिलिन होता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बिलीरुबिन से मिल रहा है। बिलीरुबिन कहाँ होता है? बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इस कलर की वजह से ये येलो कलर होता है, ठीक है। आपका फीसेस मोस्टली येलोइश कलर में होता है। फाउल स्मेल क्यों आता है आपके एक्सक्रीटा से? क्योंकि उसमें इंडोल, स्केटोल और H2S जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो कि अमीनो एसिड के डिकम्पोजिशन से बनी है, जो कि बैक्टीरिया ने अमीनो एसिड को डिकम्पोज किया, तो ये सारी चीज़ें बनी हैं, जिसकी वजह से उसमें से बैड स्मेल आती है। स्केटोल एक तरह का इंडोल का ही केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल कंपाउंड ऑफ इंडोल ओनली। और H2S एज सल्फ्यूरिक एसिड गैस, बहुत ज़्यादा आपका ये मतलब स्मेल इसकी बहुत ही अजीब होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हमने पढ़ लिया कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन कैसे हुआ। फाइनली यहाँ पे हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ है। नेक्स्ट सेशन इसका लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें हम बस ये पढ़ेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर एसोसिएटेड है, जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया, एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे मैम के सेशन कब आ रहे हैं। वैसे मेरे सेशन डेली 12 PM आते हैं। ओके, तो बच्चों अब मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल, आपको सही जवाब देना है कॉमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन सबसे सही और कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। आई विल रिवर्ट देम बैक। ओके, तो हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। In intestine, food materials are absorbed through. This is a very easy peasy question. तो फूड मटेरियल जो हमारे इंटेस्टाइन में किसकी मदद से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, आपको मतलब ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है आपको ये जानना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बात को समझने में। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। So thank you everyone. Have a great day. Enjoy your time and keep studying, keep learning. I'm always there for you guys. मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। Till then, bye bye बच्चों. Have a great day and see you in next session. Do not miss it out. Bye bye.